वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th के हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आप फुल मार्क्स ले सकते हो, जैसा कि मैंने लिए थे अपने टाइम पे। मैंने 2019 में जब 12th की थी तो मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। अब इसके लिए मैंने अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम किया था ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने वर्ड लिमिट कितनी रखी थी ये मैं आपको बताऊंगा। मेरी पर्सनल प्रेजेंटेशन जो मतलब होती थी वो कैसी होती थी, ये मेरी पर्सनल टिप्स होंगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपको मैं बता रहा हूं कि 40 में से 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका तो ये टर्म वाइज सिस्टम है ना। मेरे टाइम पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का कोई मतलब नहीं होता था, एक ही एग्जाम होता था और 100 में से 100 या मतलब 100 में से ही नंबर मिलते थे मैक्सिमम। तो मैंने उस टाइम पे जब पूरे सिलेबस को पढ़ते हुए जब इतने ले लिए, तो आपका तो फिर भी सिलेबस कम है। तो आप अगर इन सब चीजों पे गौर करेंगे तो जरूर आप भी अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और वेबसाइट पे आप सभी को हम नोट्स प्रोवाइड करवा ही देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करना। सो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चंस और 6 मार्क्स क्वेश्चंस। अब ये जो दो तरीके से आपके क्वेश्चन है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सोर्स वाले या स्रोत बेस्ड वाले नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं सीधा आपको बता रहा हूँ जो आपको शॉर्ट और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो 3 और 6 नंबर के आने वाले हैं। अब 3 नंबर या 6 नंबर में तो चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें लिखना कैसे है अपने आंसर को। देखिए, मैंने ये जो अपना पेपर दिया था, मेरा हिंदी मीडियम था, तो मैं आपको अंदर हिंदी मीडियम वाली प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, पर ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल है इंग्लिश वालों के लिए भी, क्योंकि आपको प्रेजेंट तो ऐसे ही करना है ना, बस आपका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में रहेगा। सो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से मैं लिखता था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने लिखा है, पूरी एक शीट मैंने वैसे उठाई है जो एग्जाम वाली होती है, और बिल्कुल जैसा मैंने लिखा था वही आपको लिख के बताया है। जैसे जो उत्तर संख्या है, ठीक है, वो मैं बिल्कुल सेंटर में लिख देता था, उत्तर संख्या या उत्तर नंबर 6। ठीक है, फिर इसकी मैं भूमिका लिखता हूं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भूमिका जरूर लिखोगे। भूमिका नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, भूमिका आपको लिखनी है, और भूमिका ज्यादा बड़ी ना हो, 3 लाइन की बहुत होती है, 3 से 3.5 लाइन की भूमिका। इसमें आपको बताना क्या होता है कि जो अंदर आप एक्सप्लेन करने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन आप जरूर लिखें, छोटा सा लिखें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है कि अपने आंसर्स को आप हेडिंग में लिखो या फिर पॉइंट्स में लिखो। तो मैं आपको दोनों ही केसेस में समझा देता हूं आपको क्या करना है। कोशिश करिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हेडिंग में अटेम्प्ट करो। जैसे कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, इसके रीजन क्या क्या थे। तो इसके रीजन अगर आपसे पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप बताओगे धार्मिक कारण, यानी कि रिलीजियस जो मतलब फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे। तो इसके अंदर आप क्या है कि हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, रिलीजियस जो मतलब जो कुछ फैक्टर्स थे या धार्मिक कारण करके ये हेडिंग जरूर डालोगे, और ये हेडिंग डालने के बाद में आप अपना आंसर यहां से लिखना स्टार्ट करोगे और ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा पॉइंट मत लिखना, 3-4 लाइन तक पहुंच जाता है तो बहुत है। ठीक है, जितना मैंने आपको लिख के बताया है ना, इतना आपका होना चाहिए, सफिशिएंट माना जाएगा। इससे बहुत ज्यादा कम लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, अब ये तो बात हुई कि अगर आपकी हेडिंग बन जाए तो आप ये लिख सकते हो हेडिंग बना के। इससे क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर होंगे वो जब आपके आंसर शीट को चेक करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी, हालांकि मैं नहीं जानता कि मेरी राइटिंग कैसी है, लेकिन इतनी है कि समझ में आ जाती है सामने वाले को। तो अगर उनको लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है और हेडिंग आपने सही लिखी हुई है, ठीक है, रिलेवेंट है उनके पास जो मार्कशीट मार्किंग स्कीम होती है उससे, सो आपको हेडिंग पे भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हेडिंग देखते ही आपको नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर इन केस हेडिंग नहीं बनती तो आप क्या करेंगे, जो आपका हेडिंग वाला जो है इसको हटा के सीधा जो अंदर का पॉइंट है वो लिख दोगे आप। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक काम और करोगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट कर दोगे आप। कैसे, अंडरलाइन करके, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, ये सब पे मैंने ना अंडरलाइन कर दी। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपके पॉइंट में जो भी इंपॉर्टेंट शब्द आपको लगता है उसको आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो ये आप कर दोगे तो इससे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हेडिंग बनाने से ही पूरे नंबर मिलते हैं, या मैंने अपने पूरे पेपर में हेडिंग बना के आंसर लिखे थे, जी नहीं। जिस आंसर में मेरी हेडिंग सीधी सीधी तैयार थी
मैंने उसके अंदर हेडिंग बना दी, जिसकी हेडिंग तैयार नहीं थी उसको मैंने सिंपली पॉइंट बना के और उसको अंडरलाइन कर दिया, जो मेन मेन वर्ड्स थे मेरे। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो आपकी मार्जिन वाली लाइन है, ठीक है, जो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आप खींचते हो, इसके हमेशा राइट साइड में आप अपने बुलेट पॉइंट, या बुलेट पॉइंट नहीं, जो भी आपके ये नंबरिंग के पॉइंट है ये लिखोगे। ये नंबरिंग के पॉइंट आपके यहां पर ना हो, ठीक है, यहां पर बाहर आपके नंबरिंग के पॉइंट नहीं आने चाहिए कि आप आंसर नंबर अगर 4 कर रहे हो तो यहाँ तो आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई किस तरीके से आंसर नंबर जो आपका 4 होगा, ठीक है, जैसे कि आंसर नंबर 4 है आपका, या यहाँ पे आप देख रहे हो कि आंसर नंबर 6 है, तो ये आंसर नंबर 6 का यहाँ पे तुम 6 लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे वो अंदर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो आप कम से कम 7 पॉइंट लिखने की कोशिश करना, गिनती के 6 पॉइंट मत लिखना, कैसे भी करके 6 से 7 पॉइंट लिखना। और अब ये जब आप 7 पॉइंट अपने लिख लोगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को खत्म कैसे करोगे, निष्कर्ष के साथ। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। निष्कर्ष के बिना आपका पूरा फ्रेम नहीं हो सकता आंसर। सो निष्कर्ष को जरूर लिखें, और निष्कर्ष भी उतना ही लिखना है जितनी आपने भूमिका लिखी होगी, 3 साढ़े 3 लाइन की भूमिका और 3 साढ़े 3 लाइन का निष्कर्ष। इसमें आपको क्या बताना है, अतः यानी कि इस प्रकार से हमने यह जाना, जो भी आपने आंसर में लिखा हो उसका कंक्लूजन आप लिख देना, ठीक है, 2-4 लाइन अंदर से उठा के। सो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको पूरा आंसर नहीं बता रहा हूँ सॉल्व करके, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 7 हेडिंग तो उसके बनाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो आप इसके रिलीजियस, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कारण इसके बताओगे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे यानी कि आर्थिक कारण क्या थे, वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन करते जाओगे। हेडिंग याद है तो हेडिंग में बनाना, अगर हेडिंग नहीं याद तो आप पॉइंट बना के अंडरलाइन जरूर कर देना, सीधा पॉइंट खाली मत छोड़ना। और ये अंडरलाइन भी जब करना जब आपके पास टाइम बच रहा हो, ये नहीं आप साइड बाय साइड अंडरलाइन करते चल रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा इससे भी, ठीक है। आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द अपना आंसर लिख लो। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा लगभग हर एग्जाम आधे घंटे पहले खत्म हो जाता था, तो आधा घंटा मेरे पास होता था, उसमें मैं पूरा ढंग से सजाता था अपने आंसर शीट को, अंडरलाइन करना है या कहीं पे डबल अंडरलाइन है, तो वो सब मैं जब करता था जब मेरे पास टाइम होता था। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप साथ के साथ ये सारी चीजें करो, ठीक है, टाइम बचा सकते हैं तो आप जरूर इसको करें। सो निष्कर्ष आपको मैंने बता दिया, ये तो हो गई 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात, ठीक है। अब बात आती है जो आपके 3 नंबर वाले प्रश्न है, क्या उसमें भी आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखना है? नहीं, इसमें आपको नहीं लिखना। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोशिश करो कि पॉइंट ज्यादा लिखो, ठीक है, पॉइंट ज्यादा लिखो, इसमें भूमिका निष्कर्ष आपको नहीं लिखने। जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करो 4 पॉइंट तक तो लिख ही दो, 3 गिनती के मत लिखना, 4 पॉइंट लिख दोगे तो क्या होगा, एक आधा गलत भी होगा तो भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट में टाइम बचेगा आपके पास तो इसको अंडरलाइन कर देना मेन मेन वर्ड्स को, जैसे कि स्वतंत्र, स्वप्रभु, गणराज्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लग रहे थे तो मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी अंडरलाइन कर देना जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हो, ठीक है। सो ये तो हो गई बात हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस की। अब और क्या रहता है भाई प्रेजेंटेशन में, अब आपने एक चीज में गौर किया होगा कि आंसर 6 मेरा अगर ऊपर खत्म हो रहा है, निष्कर्ष लिख दिया मैंने, तो फिर मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच रखी है काले कलर की, और जिससे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि अब इसके बाद जो है आंसर नंबर 7 शुरू होगा। तो ये अगर आप कर दोगे ना तो इससे बहुत आसानी होती है एग्जामिनर को समझने में कि अब आपका उत्तर यहाँ पे खत्म है और आप अब 7वां अपना उत्तर चालू कर रहे हो लिखना। सो ये काम जरूर कर देना, जहां आंसर खत्म हो आपका लाइन खींच देना वहां पे सीधी, ठीक है। सो इससे आपका आंसर सेपरेट हो जाएगा दूसरे वाले से। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके अंदर के पॉइंट है वो अंदर ही चलेंगे, लाइन के राइट साइड रहेंगे, और लाइन के बाहर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्रश्न संख्या लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख दोगे, पर अंदर के पॉइंट लाइन के अंदर हो, ये मैं आपको हर बारी बताता ही हूं, ठीक है। सो ये तो बात हो गई हमारी 3 नंबर वालों की भी हो गई, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 3 से ऊपर ही पॉइंट लिखना, निष्कर्ष भूमिका लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो तो निष्कर्ष भूमिका लिखना मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, इसके बिना पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और यही अगर आप फ्रेम करके अपना आंसर लिखोगे इस तरीके से तो आपके
बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 40 में से 40 आएंगे, आप मुझे खुद बताएंगे आके कि यस सर जैसा आपने बताया था वैसे हमने लिखा और हमारे पूरे नंबर आए हैं। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं होता, आपको उसको लिखना भी आना चाहिए, फ्रेम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।